प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के पेपर 7th में मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर में राजा राम मोहन के बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय एक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, एक सुधारक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय क्रियाकलापों में तर्क, बुद्धि, विवेक को प्रधानता दी। इसलिए उनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने मध्ययुगीन अंधविश्वासों, कुरीतियों पर प्रहार किया और भारत को आधुनिक बनाने की राह दिखाई। उन्होंने आधुनिक भारतीय चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। उन्होंने न केवल सृजनात्मक सुधारवाद का प्रतिपादन किया, बल्कि भारतीय चिंतन में आधुनिक प्रवृत्ति और प्रभाव को गुणात्मक स्तर भी प्रदान किया। उन्होंने आक्रमणीयता, भाग्यवाद तथा विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज़ उठाई। उन्होंने कोरा आदर्श ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि व्यावहारिक विकल्प भी प्रस्तुत किए। इसी कारण उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। उनके जीवन परिचय के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो राजा राम मोहन का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ। बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक गांव में बनर्जी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता रमाकांत तथा उनकी माता श्रीमती तारिणी देवी दोनों ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा राम मोहन राय के दादाजी कृष्णकांत बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पदाधिकारी थे। उनकी निष्ठापूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि प्रदान की, इससे सम्मानित किया। इसके पश्चात उनके परिवार ने इस उपाधि के संक्षिप्त रूप राय को अपनी विशिष्ट पहचान के रूप में बनर्जी के स्थान पर प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया। 1830 में जब राम मोहन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए तो सम्राट ने उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार राजा राम मोहन के नाम के साथ राजा और राय शब्द जुड़ गए। राजा राम मोहन राय बाल्यावस्था से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अनेक भाषाओं को सीखा, उनका ज्ञान अर्जित किया और 6 से 9 वर्ष की आयु में बंगला और फारसी। देखिए इन्होंने कितने बाल्यकाल से ही भाषाओं को सीखना प्रारंभ कर दिया था। 6 वर्ष से 9 वर्ष की आयु में बंगला और फारसी, 10 से 13 वर्ष की आयु में अरबी और हिंदी, 13 से 15 वर्ष के बीच संस्कृत, 37 से 42 वर्ष की आयु में अंग्रेजी और 47 से 49 वर्ष की आयु के बीच ग्रीक और हिब्रू तथा 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच फ्रेंच और लैटिन भाषा सीखी। इतने प्रतिभाशाली थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने विभिन्न धर्मों
विश्व के विभिन्न धर्मों का और विदेशी धर्मों और भारतीय धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम, बौद्ध, हिंदू तथा ईसाई धर्म का बहुत ही गहन अध्ययन किया और उनके एकेश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा विरोधी दृष्टिकोण पर उपनिषदों का भी प्रभाव था। ब्रह्म की महिमा पहचान कर उन्होंने अद्वैतवादी के रूप में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने फारसी भाषा में मूर्ति पूजा के विरोध में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस कारण उनके पिताजी से उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए और वो घर छोड़ करके चले गए। इस दौरान तिब्बत में बौद्ध लामाओं के संपर्क में आए और उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1803 से 1814 तक 1803 से 1814 तक राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में वृद्धि की तथा ईसाई धर्म को निकट से जाना। 1814 में 1814 में राय ने सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, जो कि धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले विद्वानों की एक संस्था थी। उनके द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज ने भारतीय जीवन में पुनर्जागरण की भावना का विस्तार किया। 15 नवंबर 1830 को उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड जाकर ब्रिटिश सम्राट से मुलाकात की। इंग्लैंड में उनकी मित्रता अनेक अंग्रेज विद्वानों से हुई, जिनमें जर्मी बेंथम प्रमुख थे। 1832 में ब्रिटिश संसद ने सुधार अधिनियम पारित किया, जिसे राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता एवं न्यायिक पक्ष में एक महान अधिनियम बताया। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और 30 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक नगर में उनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में यदि चर्चा करते हैं तो उनके कृतित्व में प्रमुख रूप से है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां 1822, प्रेस पर नियंत्रण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका 1823। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र 1823, ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील 1823, यूरोपीय वासियों के भारत में बसने के संबंध में विचार 1831। चौथा है छठा है धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध भारत, और सातवां है भारत की प्राचीन एवं आधुनिक सीमाओं पर भारत का इतिहास 1832, भारत की न्यायिक एवं राज्य प्रणाली पर प्रश्नोत्तर 1832। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मसूत्र का बंगला में, केनोपनिषद व ईशानोपनिषद का बंगला में व अंग्रेजी में अनुवाद किया। फारसी भाषा में उन्होंने तुहफ़त अल मुहाइदीन नामक पुस्तक तथा अंग्रेजी में ईसाईयत के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने कई ग्रंथों पर व्याख्याएं भी प्रकाशित की। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें राजा राम मोहन राय के विचारों के आधार क्या थे। तो सर्वप्रथम यदि हम उनके विचारों के आधार की विवेचना करते हैं तो उनके जो ये विचार थे, उनके विचार उनके जीवन में बाल्यावस्था से ही घटित अनेक घटनाओं का प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर, और जिसके कारण उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों को एक अलग दिशा प्राप्त की। राय के जो प्रमुख जो विचार जिन पर प्रभाव पड़ा, उनमें पहला है परिवार का प्रभाव।
उनका परिवार एक रूढ़िवादी धर्मावलंबी परिवार था। उनके परिवार से हिंदू शास्त्रों का कठोरता से पालन होता था। उनकी माँ श्रीमती तारिणी देवी उन्हें धार्मिक अनुशासन में रखती थी। परिवार में नियमित रूप से पूजा पाठ और कर्मकांड होते रहते थे। इन सब का राय के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राय ने उन सभी काल्पनिक कथाओं, अंधविश्वासों, रहस्यमयी या देवीय चमत्कारों, कर्मकांडों, पाखंडों का खंडन किया और जो तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरे नहीं उतरते उन्होंने देववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनके अनुसार मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अंग नहीं है, क्योंकि वेदों और उपनिषदों में भी उसे कोई मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने अनेक धार्मिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, भ्रूण हत्या आदि का तीव्र विरोध किया। और भारतीय समाज को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्न किया। सती प्रथा के विरुद्ध उनके विचारों को एक अन्य घटना ने भी प्रभावित किया। सन 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को सती होना पड़ा और ये जो घटना घटित हुई, इस घटना के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये प्रण किया कि अब मुझे इस ये जो सती प्रथा है जिसमें महिलाओं को अपने पति के साथ में ज़बरदस्ती जलाया जाता है, इसका मुझे विरोध करना है। और यही हुआ। उन्होंने 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया और इस कुप्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार किया। सन 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस प्रकार से ये राजा राम मोहन के विचारों के मतलब एक तरीके से जीत थी। दूसरा है धर्मों का प्रभाव। जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा की कि राजा राम मोहन राय ने विभिन्न धर्मों का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो और हिंदू धर्म हो। इन सब धर्मों का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और इन विभिन्न धर्मों ने राय के विचारों को प्रभावित किया और राय ने इन सभी धर्मों के सद्गुणों को अपनाया और उनकी कुरीतियों का विरोध किया। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध करना, क्योंकि ये वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इस आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म की नैतिकता, मानवता तथा स्त्री पुरुष की समानता आदि मूल्यों को तो स्वीकार किया, किंतु उसमें व्याप्त बहुदेववाद, अवतारवाद व मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने ईसाई धर्म के नैतिक एवं उदारवादी उद्देश्यों को तो स्वीकार किया, किंतु उसके त्रिमूर्ति के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। राय के विचारों पर पैगंबर मोहम्मद के तौहीद, एक ईश्वर के संदेश और उपनिषदों के अद्वैतवाद का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा के दौरान 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा दी और उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्य किया और कई दार्शनिकों के संपर्क में आए। इनमें इनके जो प्रमुख विद्वान जो इनके संपर्क में आए उनमें मैकाले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट एडम तथा जर्मी बेंथम आदि बहुत ही बड़े बड़े विद्वान थे। रंगपुर के कलेक्टर जॉन डिग्बी से उनकी अत्यधिक निकटता थी, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजी भाषा और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे एक लोकतांत्रिक उदारवादी तथा भारत में अंग्रेजी शासन के प्रशंसक बन गए। दार्शनिकों का प्रभाव। चौथा जो पॉइंट है इसमें वो है दार्शनिकों का प्रभाव। राजा राम मोहन राय के विचारों पर मॉन्टेस्क्यू, जिसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया, बेंथम उपयुक्तवाद का सिद्धांत दिया, ब्लैकस्टोन
लॉर्ड बाउंगहम आदि दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा विधि के शासन का समर्थन किया। बेंथम की भांति उन्होंने प्राकृतिक अधिवक्ताओं के सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन उन्हीं की भांति दीवानी और फौजदारी दंड संहिता के निर्माण पर बल दिया तथा कानून, परंपरा और नैतिकता के में अंतर किया। इन दार्शनिकों के प्रभाव से राजा राम मोहन राय के विचारों में उदारता, सहिष्णुता, मानवता आदि गुणों का समावेश हुआ। तीसरा चर्चा का जो हमारा पॉइंट है वह है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों में व्यक्तिगत राष्ट्रीय स्वतंत्रता, दूसरा है कानून अभिसमय नैतिकता पर विचार, तीसरा है विधायी और कार्यपालिका शक्ति में अंतर, पांचवा है प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार, छठा अंतर्राष्ट्रवाद एवं विश्व बंधुत्व और सातवां यूरोप वासियों का भारत में बसने का समर्थन। तो ये जो प्रमुख जो विचार हैं राजा राम मोहन राय के, ये राजनीतिक विचार हैं जिनका क्रमशः हम एक एक करके वर्णन करते हैं, इसका चर्चा करते हैं। पहली बात तो यह है कि राजा राम मोहन राय का जो स्वतंत्रता प्रेम उनके राजनीतिक विचारों का स्रोत था। उनका स्वतंत्रता प्रेम ही उनके राजनीतिक विचारों का स्रोत था, और जहाँ जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई उन्होंने वो उनसे प्रभावित होते चले गए। भारत में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने के कारण उन्हें नए भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक इसलिए उनको कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। हालांकि वे तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि की भांति एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, फिर भी देश विदेश की राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी। राजा राम मोहन के राजनीतिक विचारों को यदि समझते हैं तो सबसे पहले हम उनको लेते हैं व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा रूसो की भांति स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति धारण करने के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते थे। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा पाश्चात्य विचारों के समतुल्य नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा जो थी वो पश्चिमी विचारों के समतुल्य नहीं थी। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समर्थन करते थे। अतः राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा से असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि राज्य के व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए समुचित प्रयास करने चाहिए। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने राज्य द्वारा समाज सुधार, शैक्षणिक उन्नति आदि के लिए विधि निर्माण पर बल दिया। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है यहाँ समाप्त होता है और हम कल इसकी चर्चा करेंगे।